नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट को देखेंगे, जिसमें आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 से संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नों को, फिर जो है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जो आया है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फिर जो है आपका बाघ गणना रिपोर्ट 2018 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और नीति आयोग द्वारा जारी जितने भी हैं, जैसे आपका स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, उसके बाद इनोवेशन इंडेक्स और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इन सभी को जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकती हैं। तो ये आपके UPPCS एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसे आप एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, ये आपका 5वां संस्करण है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो आप देख सकते हैं केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये जो है जारी किया जाता है। और सर्वेक्षण इक्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। और रिपोर्ट में इंदौर को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो आपको पता होगा, इंदौर को जो है 4 वर्षों से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा जो है दिया जा रहा है। उसके बाद जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर आप देख सकते हैं, पहला स्थान इंदौर को मिला है, दूसरा स्थान सूरत को, तीसरा स्थान जो है नवी मुंबई को मिला है। तो ये जो है आपको याद रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस सूची में बिहार का पटना शहर जो है सबसे नीचे है, 47वीं रैंक है। उसके बाद अगला आपका 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर, तो वह जो आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर था, जिसमें इंदौर को पहला स्थान मिला है। अब यहाँ 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार मिला है, प्रथम स्थान मिला है, वह अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को मिला है। द्वितीय स्थान मैसूर कर्नाटक को, तीसरा स्थान नई दिल्ली को जो है मिला है। और इस सूची में बिहार का गया शहर जो है सबसे नीचे है, 382वीं रैंक है उसका। उसके बाद जो है 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के 3 शहर हैं, कराड़, ससवाड़ और लोनावला, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। तीनों जो है आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र के 3 शहर 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। उसके बाद वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है, ये भी आपका जो है पूछा जा सकता है, सबसे स्वच्छ राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो भोपाल को। फिर जो है आपका जालंधर छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। और छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया है, तो ये भी जो आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब पूछा जाएगा तो वह छत्तीसगढ़ को दिया गया है। सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार भोपाल को दिया गया है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ये था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 का 5वां संस्करण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद जो है आपका है राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। यहाँ से भी जो है प्रश्न बनता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रैंकिंग जारी की गई है, ये 4था संस्करण है। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको DPIIT कहा जाता है, द्वारा तैयार किया जाता है। उद्देश्य है इसका कि घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना, कारोबारी माहौल में सुधार कर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना इसका उद्देश्य है। इसमें पहला स्थान जो मिला है वह आंध्र प्रदेश को मिला है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को, तीसरा स्थान तेलंगाना को, चौथा स्थान मध्य प्रदेश और 5वां स्थान जो है झारखंड को मिला है। तो है जो है याद रखिएगा आप लोग, राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पूछा जा सकता है पहला स्थान किसे मिला है, तो आंध्र प्रदेश को पहला स्थान, उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है UPPCS, तो जो है आपसे पूछा जा सकता है दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद सबसे नीचे स्थान जो है त्रिपुरा को मिला है, इसमें 36वां स्थान। उसके बाद बिहार को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। उसके बाद है अगला सुशासन सूचकांक 2019। यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। सुशासन सूचकांक को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित करके निकाला गया है, बड़े राज्यों, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो आप देख सकते हैं 3 आधार पर जो है इसे निकाला गया है, एक तो बड़े राज्यों में, फिर पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश में।
तो बड़े राज्यों में आप देख सकते हैं, बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में पहला स्थान जो मिला है वह तमिलनाडु को मिला है। याद रखिएगा, सुशासन सूचकांक की बात हो रही है। तो पहला स्थान जो है तमिलनाडु को मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान कर्नाटक को और अंतिम स्थान जो है झारखंड को मिला है। ये बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो है मिला है। उसके बाद पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को, दूसरा अंतिम स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश को मिला है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला स्थान पुदुचेरी को मिला है और अंतिम स्थान जो है लक्षद्वीप को मिला है। तो ये जो है आपका हो गया सुशासन सूचकांक 2019 से संबंधित तथ्य। उसके बाद अगला है आपका नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट। यहाँ से जो है प्रश्न सभी जो है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है अब, तो इसे जो है आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सबसे पहला आपका SDG इंडेक्स 2019-20। आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 को जारी किया गया। इस सूचकांक में का मान जो है 0 से 100 है और संपूर्ण भारत का औसत मान 2019 में 60 आंकलित किया गया था। रैंक आप देख सकते हैं, पहला रैंक जिसको मिला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में केरल को, पहला स्थान किसको मिला है? केरल को, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को संयुक्त रूप से जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पूछा जाएगा कि पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो केरल को, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को संयुक्त रूप से दिया गया है और बिहार को सबसे अंतिम स्थान इसमें मिला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में। उसके बाद जो है अगला आपका इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक, ये भी आपका नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य, कुल 17 राज्यों में जो है ये सूचकांक जो है निकाला गया है। पहला स्थान बड़े राज्यों में कर्नाटक को मिला है, दूसरा स्थान तमिलनाडु को, और अंतिम स्थान जो है झारखंड को मिला है इसमें। अंतिम से दूसरा स्थान बिहार का है इसमें। तो यदि पूछा जाए इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक 2019 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है, तो कर्नाटक को मिला है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य वह दिल्ली को जो है मिला है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव जो राज्य है वह आपका सिक्किम को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो ये जो है याद रखिएगा, ये भी 3 कैटेगरी में जो है बांटा गया है, एक तो बड़े राज्य में, उसके बाद केंद्र शासित या छोटे राज्य और तीसरा जो है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है नवाचार सूचकांक में। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य की बात करें तो दिल्ली को पहला स्थान, और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य का जो पुरस्कार मिला है वह सिक्किम को मिला है और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगला है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये भी आपका नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसमें भी आपको देख सकते हैं कि बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरल का पहला स्थान है। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? केरल को, दूसरा स्थान राजस्थान का है और अंतिम स्थान इनकी 20वां वह आपका यूपी का है। बिहार का स्थान इसमें 17वां है। उसके बाद है छोटे राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रथम स्थान मणिपुर को मिला है और अंतिम स्थान इनकी 8वां वह अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और केंद्र शासित या क्षेत्र में ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखा जाए तो पहला स्थान चंडीगढ़ को और अंतिम स्थान इनकी 6ठा वह लक्षद्वीप को मिला है। तो ये भी जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, याद रखिएगा। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, तो बड़े राज्यों में केरल को याद रखिएगा पहला स्थान, छोटे राज्यों में जो है मणिपुर को पहला स्थान, केंद्र शासित क्षेत्र में या प्रदेश में पहला स्थान जो है चंडीगढ़ को मिला है। उसके बाद अगला आपका निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, ये भी आपका नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में देखा जाए तो पहला स्थान गुजरात को मिला है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु को मिला है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि निर्यात तत्परता सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य का है, तो गुजरात का है, दूसरा स्थान किस राज्य का? महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है। और वर्तमान में जो है भारत में आप देख सकते हैं यहाँ वर्तमान भारत के 70% निर्यात केवल 5 राज्यों का ही वर्चस्व है। ये राज्य जो है कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। उसके बाद अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यहाँ से भी जो है प्रश्न आने को जो है बहुत ज़्यादा ही संभावना है। तो ये आपका पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट यानी कि 2019 जो कि आपका क्रम से 16वां वन रिपोर्ट था जारी किया गया।
और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया गया है। तो ये भी जब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI द्वारा ये तैयार किया गया है। इसके लिए जो है भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोसेट-2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है और FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया था वह 1987 में प्रकाशित किया गया था। तो जो है ये आपको याद रखना है, जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये जारी किया जाता है और सबसे पहला जो वन रिपोर्ट जारी किया गया था वह 1987 में जारी किया गया था। तो चलिए देखते हैं मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का। तो पहला आपका देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र आपका 24.56% है। तो यदि पूछा जाए भारत का वनावरण प्लस वृक्षावरण कुल कितना है, तो 24.56% है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल वनावरण यदि पूछा जाएगा तो वह 21.67% है। पहले भी हम बताए हैं कई बार, तो आपको जो है याद रखना है, यदि केवल वनावरण पूछा जाएगा तो 21.67 और वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछा जाएगा तो 24.56 हो जाएगा। उसके बाद अगला है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, तो कुल वृक्षावरण जो है आपका 2.89% है। उसके बाद 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में कितना वृद्धि हुआ है, तो 0.65 का वृद्धि हुआ है। इसके पहले जो है 2017 में वन रिपोर्ट जारी हुआ था और उसके बाद 2019 में जारी हुआ। तो जो 2017 की तुलना में 2019 में कितने वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हुआ, तो 0.65% का वृद्धि हुआ है। उसका वनावरण में वृद्धि जो है 3,976 वर्ग किलोमीटर है। उसका वृक्षावरण में वृद्धि 1,212 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। और देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, ये जो है आपको इंपॉर्टेंट है। देश में पूछा जा सकता है कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, तो 4,975 वर्ग किलोमीटर हैं। उसके बाद अगला आपका मैंग्रोव वन में वृद्धि कितना हुआ है, तो 54 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है मैंग्रोव वन में। उसके बाद अगला जो है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तो 2019 के वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है वह कर्नाटक राज्य में हुआ 1025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर जो है वह केरल में वृद्धि हुआ है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर जो है वह छत्तीसगढ़ है, आपको पता होगा पहले से भी। उसको सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो मिजोरम का जो है पहला स्थान है, अरुणाचल प्रदेश का दूसरा और मेघालय का तीसरा। तो कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी दिया जाता है, याद रखना आपको। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण मिजोरम का है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जो है मेघालय। उसके बाद अगला है आपका बाघ गणना रिपोर्ट 2018। तो ये गणना रिपोर्ट 2018 का है और ये प्रकाशित हुआ था आपका 29 जुलाई 2019 को। 29 जुलाई को आपको पता है कि बाघ दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है। तो भारत में जो है बाघों की कुल संख्या कितना है, 2967 भारत में कुल बाघों की संख्या है। और 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। तो ये जो है 4 वर्षों के उपरांत ये गणना किया जाता है। तो इसके पहले 2014 में जो है गणना हुआ था, उसके बाद अब 2018 में गणना हुआ है, 2019 में ये प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो है बाघों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरे स्थान पर है कर्नाटक में जो है 524 बाघ हैं। उसके बाद उत्तराखंड जो है तीसरे स्थान पर है, 442 बाघ हैं। और चौथे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है आपका, अब देख सकते हैं यहाँ चौथे स्थान पर है, 312 हैं। उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश में यदि बाघों की संख्या पूछा जाए तो 173 बाघ जो है उत्तर प्रदेश में है। बिहार में 31 बाघ हैं और सुंदरबन क्षेत्र में जो है 88 बाघ हैं। तो आपको जो है ये याद रखना है, भारत में बाघों की कुल संख्या 2967, 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 33% की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक संख्या आपको तो याद ही होगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं 526। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट, जिसमें हम लोगों ने स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखा और सुशासन सूचकांक रिपोर्ट को देखा, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट जो कि आपके जो है एग्जाम में हमेशा वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और दोस्तों जो है आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा में जो है अच्छे स्कोर करके आएंगे। और निगेटिव मार्किंग है, इसका भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग जो है ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि गलती जो है कम से कम हो। आपको पता ही होगा कि यूपीपीसीएस का जो मेरिट जाता है वह जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 95 क्वेश्चन जो है जाता है। तो उस हिसाब से जो है आप लोग अपना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आप जो है प्री अच्छे से क्वालिफाई हो जाएं। और आप सभी को जो है पुनः हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका परीक्षा जो है अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।